आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए आज का जो कोट है बहुत ही सुंदर है। क्या है? वो शरारतें वो मस्ती का दौर था, वो बचपन का मजा ही कुछ और था, वो भी क्या दिन थे यार। ठीक है, तो ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि काफी गंभीर ये शब्द हैं। मुझे बहुत ही अच्छे लगे, ये शब्द दिल को छू गए थे, इसलिए मैं आपके समक्ष लाया हूँ। अगर आपको भी अच्छे लगे तो इसे आप अवश्य शेयर करना, स्क्रीनशॉट लेके। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। क्योंकि बचपन का वो दौर था ना, कभी वापस नहीं आ सकता है, सिर्फ अब ये यादों में ही है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये डी ट्रिपल एस बी के मेरे पास संयोजित किए गए हैं। ठीक है, कोई अगर इन्हें खरीदना चाहता है तो इसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर में जो व्हाट्सएप कर सकते हो। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगला भाग ऊपर नीचे होता है, वे सभी कौन से वर्ग में हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगला भाग ऊपर नीचे होता है, तो वो कौन से वर्ग में है? तो सही जो उत्तर होगा ई, ई, ए, ये है ये वर्ग। अगला देखिए, जिन स्वरों के, हाँ ये तो हो गया, रिपीटेड प्रश्न है ये। अगला है, कंठ्य ध्वनियां कौन से वर्ग में है? कंठ्य, ये तो गलत लिखा है इन्होंने, कंध्य नहीं होगा, कंठ्य ध्वनियां कौन से वर्ग में है? लिख लेता हूं यहाँ पर। इसे लिखा नहीं जा रहा, कंठ्य याद रखना आप। कंठ्य ध्वनियां कौन से वर्ग में आती हैं? तो जो कंठ्य ध्वनियां हैं ये आती है आपके क ग ह में। ठीक है, ये सही होगा विकल्प। अगला है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दिए गए विकल्पों में से? कीर्तिवान, संभावना, शत शत नमन, रीति अनुसार। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा, तो वैसे उत्तर में लगा हुआ है तब भी आपको करवा रहा हूँ, तो सही होगा संभावना, ये शुद्ध होगा। इस प्रकार से संभावना लिखा जाता है। अगला है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्त्रीलिंग होगा? तो वो होगा पुस्तक, घर, मुनि, चाकू, ये तीनों ही पुल्लिंग होंगे। जो पुस्तक है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला देखिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये भी रिपीटेड है, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने रिपीट किए हैं, पता नहीं क्यों। मेरे पास जो ये है, टीजीटी हिंदी के भी हैं और पीजीटी हिंदी के भी, दोनों के हैं। ये इसलिए आपके लिए मिक्स करके लाता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे तो आप उन्हें ठीक कर लोगे। मोहन घर जा रहा है वाक्य का काल है। मोहन घर जा रहा है वाक्य में कौन सा काल है? ये देखिए, जा रहा है ना, रहा की जो आ रही है, जा रहा है, तो इसमें होगा आपका अपूर्ण वर्तमान। कैसा है? अपूर्ण वर्तमान। अगला है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है यहाँ? तो जो विसर्ग संधि का उदाहरण है तो वो होगा मनोधन रथ, मनोरथ। फिर अगला प्रश्न है, गुणहीन शब्द में समास है। गुणहीन शब्द जो है इसमें कौन सा समास होगा गुणहीन में? तो गुणहीन में है आपका तत्पुरुष समास। ये जो पी वाई क्यू सीरीज है ना आपकी, जो एनबीएस होगा, केवीएस होगा, ईएमआरएस है, या डी ट्रिपल एस बी है, हिमाचल प्रदेश में टेट है, या फिर कोई पीजीटी की परीक्षा है, वहां पर भी आपके लिए फायदेमंद होगा। सिर्फ आपने ये नहीं देखना है थंबनेल ये लगा है कि डी ट्रिपल एस बी का लगाया है तो इसी के लिए नहीं। हिंदी साहित्य की कोई भी परीक्षा हो जहां पर ये हिंदी ग्रामर या हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा ये। यहाँ पर आपको मैं सिर्फ हिंदी वाला सेक्शन ही करवाऊंगा, बाकी रीजनिंग भी है और इंग्लिश वगैरह भी है इसमें। कौन सा शब्द तद्भव है? दिए गए विकल्पों में से तद्भव कौन सा होगा? काजल। काजल ये तद्भव है। तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है? तद्भव होता है जैसे संस्कृत से कुछ चेंजेस करके उस शब्द का प्रयोग किया जाए हिंदी में, तो उसे कहते हैं तद्भव। तत्सम होता है संस्कृत से हूबहू शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाए, उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे चक्कर, कर्ण, एकत्र, ये तीनों क्या है? ये होंगे आपके तत्सम शब्द, और काजल है ये तद्भव होगा।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम अभी कहा ना मैंने, तत्सम क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए आ भी गया। चंद्र, छाता, चाक, गांव। ये तो कोई इसमें देशज है, कोई तद्भव है। ठीक है। जो चंद्र है, चंद्र को चांद, अगर चांद होता तो ये होता तद्भव, ये लेकिन चंद्र है तो ये तत्सम होगा, तत्सम, क्योंकि संस्कृत में इसे चंद्र कहते हैं, चांद नहीं। फिर अगला प्रश्न देखिए, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा विकल्प यहाँ पर पक्षी का पर्यायवाची नहीं होगा? आपको पर्यायवाची शब्द भी पढ़ने हैं, तो जो पर्यायवाची शब्द नहीं होगा पक्षी का, तो वो होगा मयूर। खग, द्विज, बिहग, ये तीनों ही पक्षी के पर्यायवाची हैं। मयूर किसका पर्यायवाची है, ये चलो बता देता हूँ, ये है आपका मोर का। आस टूट गई जिसकी, उसके लिए एक शब्द बताना है। आस टूट गई जिसकी, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? हताश। हताश, जिसकी आश नहीं है। हत होता है टूटना, हताश। हताहत सुना है ना शब्द, वही उसी से है ये। आस टूट गई जिसकी, हताश। आदान के लिए विलोम शब्द है। आदान शब्द है, इसके लिए विलोम शब्द कौन सा होगा? आदान। आदान प्रदान। आदान होता है आने वाली चीज, प्रदान होता है देने वाली चीज। ठीक है, आदान प्रदान। विकल्प बी सही है यहाँ। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। यहाँ पर कौन सा विशेषण शब्द है? निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। विशेषण होता है एक तरह से अच्छाई या मतलब गुण, विशेषण ये कहा जाता है। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द होगा तो वो होगा आपका पाक्षिक। एक और चीज, ये सारे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित प्रश्न है, मेरी तरफ से किसी का भी उत्तर नहीं दिया जा रहा है। अगर फिर भी कहीं पर अगर आपको संदेह लगता है तो आप झिझक बता सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? वाक्य है यहाँ पर, पहले देखिए क्रिया विशेषण पद बताना है। परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ भी लो। परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ भी लो। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण कौन सा होगा पद? जो कुछ है, कुछ, ये है यहाँ पर क्रिया विशेषण। साफ इनकार करना, इस अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुहावरा है। साफ इनकार करना इस अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए मुहावरा है। तो इसका जो मुहावरे का अर्थ निकलता है, टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देना। अगला है क्षत्रियानी शब्द में प्रत्यय है। क्षत्रियानी, इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय और उपसर्ग भी मैंने आपको कराए हैं, तो इसके अंतर्गत आनी यहाँ पर प्रत्यय हो गया, प्रत्यय। ठीक है। भौतिक में भूल शब्द है। भौतिक में भूल शब्द है, मूल नहीं। क्या लिखा है इन्होंने? मूल, मूल होगा, भूल नहीं होगा। जो भौतिक में मूल शब्द होगा भूत। भौ भू उससे निकला है भौतिक। भौतिक में मूल होगा ये भूत। इतना बड़ा बोर्ड है फिर भी इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, तो बड़ी अचंभित करने वाली बातें होती हैं। अगला है, तुम तुम्हारा सामान उठा लो। वाक्य अशुद्ध शब्द है। तुम तुम्हारा सामान उठा लो, ये जो वाक्य है इसमें जो अशुद्ध शब्द कौन सा है वाक्य में, वो बताना है। तुम तुम्हारा सामान उठा लो, यहाँ पर तुम्हारा ये अशुद्ध होगा। ऐसा कहते हैं ना कि तुम सामान उठा लो, तुम अपना सामान उठा लो, तो ये शुद्ध होता है। तुम तुम्हारा सामान उठा लो, ये सही शब्द यहाँ पर प्रयोग में नहीं है। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ भी आप जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। वहाँ पर भी आपको हर दिन कुछ ना कुछ स्टडी मैटर मिलता रहता है। अगला देखिए, जो मैं DSSS के लिए बात कर रहा हूँ उनके लिए तो अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा।
अगर आप उसमें एनरोल होते हैं तो डेली आपको DSSB से संबंधित स्टडी मैटर मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो जुड़िएगा आप, काफ़ी लाभ मिलेगा आपको उससे। बाकी अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी नोट्स भी ले सकते हो। अगर आप इन नोट्स को लोगे तो आपके घर में ये बाय पोस्ट के थ्रू पहुंचाए जाएंगे। हार्ड कॉपी नोट्स हैं ये, 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द बताना है। तो यहाँ जो पुल्लिंग होगा तो वो होगा घुन। घुन। बाकी धुन, अक्कल, दुम ये नहीं होंगे। तुम्हें धुन सवार हो गई है, जीत की धुन हुई है ना आप लोगों को कि नहीं हुई है? तो आपकी जो जीत की धुन है ये पक्की होके रही है। ये धुन है, अक्कल है, ये दुम है, ये होंगे आपकी स्त्रीलिंग। तुम्हें कैसी धुन सवार हुई है? जीत की धुन सवार हुई है तुम्हें, ठीक है। तुम्हारी अकल कहाँ है? तुम्हारी अकल दिमाग में ही है, मतलब सर के खोपड़े में ही है। तुम्हारी ये इस कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, जब मैं वाक्य में इन इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर रहा हूँ ना, तो ये क्या आ रहा है? स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग आ रहा है, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित, हाँ ये भी रिपीटेड है। अगला है कर्म वाच्य वाला वाक्य पहचानिए। कर्म वाक्य वाच्य वाला वाक्य कौन सा है? तो सही होगा यहाँ पर, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया। कर्म वाच्य है इसमें, उससे आज पढ़ा ही नहीं गया, तो ये होगा सही विकल्प। फिर देखिए, ये भी रिपीटेड है। अब यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, ऊपर सामान्य हिंदी के थे। अब यहाँ पर आएगा सामान्य हिंदी, जैसे मतलब भाषा से संबंधित। अगला है, पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ, किससे हुआ पश्चिमी हिंदी का विकास? पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ था आपका शौरसेनी अपभ्रंश से। शौरसेनी अपभ्रंश से। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो जो पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है तो वो होगी ब्रजभाषा। बाकी अवधी, पहाड़ी, छत्तीसगढ़ी, ये ये कहाँ से आ गया? पहाड़ी कहाँ से पूर्वी हिंदी में आ गया? इनके प्रश्नों में भी संदेह है, ये इन्होंने क्या उत्पन्न कर दिया है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, पहाड़ी भी नहीं है। जो पहाड़ी है ना, ये भी नहीं है पूर्वी हिंदी की बोली। बी और डी होगा इसका उत्तर, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ये होगा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ये ना मैं जो आपको बता रहा हूँ, इसका आपने ध्यान रखना है। जो ब्रज भाषा है, ये ब्रज भाषा होगी आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली, और जो पहाड़ी है ये भी पश्चिमी हिंदी की ही बोली होगी, इसका भी आपने ध्यान रखना है। इस तरह की गलतियां होनी नहीं चाहिए वैसे। अगला है, देवनागरी लिपि के विकास में ज, ग, क आदि ध्वनियां वर्ण आई हैं, कहाँ से? ज, ग, क, ये जो ध्वनियां या वर्ण आए हैं ये संस्कृत से आए हैं। कौन से वर्ग में तालव्य वर्ण है? तालव्य, तो ई, य, श, च, ये है आपके। कौन सा शब्द अशुद्ध है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा अशुद्ध होगा तो वो बताना है, अशुद्ध कौन सा है। माधुर्यता, ये माधुर्यता, ये अशुद्ध हो। निरपराध, आकाश, सौख्य, सौख्य ये भी शब्द है, ये सही होंगे। एक सेकेंड अब।
जो यहाँ पर माधुर्यता है ये नहीं होगा, यहाँ होगा माधुर्य, तब ये सही शब्द होगा। ठीक है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। फिर इसके पश्चात अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर हम। जो सौख्य शब्द है इसका अर्थ होता है सुख का भाव, सुखता, सुखत्व, सुख या आराम, आनंद, मंगल इत्यादि। तो शब्द ये भी सही है। निरपराध, आकाश, सौख्य ये शुद्ध होंगे, और जो माधुर्य ये होगा। ठीक। अगला देखिए, फिर अगला प्रश्न है यहाँ। अनव्य का अनव्य शब्द है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन अय, ये होगा इसका संधि विच्छेद। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का अर्थ है। क्या होगा इसका अर्थ? ना कारण होगा ना कार्य, ना कारण होगा और ना ही कार्य। फिर कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? अश्व का पर्यायवाची नहीं है। सैंधव, घोटक है, ये तो होंगे अशुभ के पर्यायवाची, परंतु जो कुरंग है ये अशुभ का पर्यायवाची नहीं होगा। इसका भी आपने रखना है ध्यान, क्योंकि ये प्रश्न भी आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट घुमा फिरा के पूछे जाएंगे आपको। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कुरंग किसका पर्यायवाची होता है, तो ये होता है हिरण का। मृग, मृग भी कहा जाता है, हिरण भी कहा जाता है। लिख लूं? हिरण। कुछ दिनों से ना मेरा ये पेन चल नहीं रहा है, कुछ दिक्कत हो गई है इसमें। हिरण। फिर अगला देखिए, विवाद शब्द का विलोम होता है। विवाद शब्द का विलोम क्या होगा? कलह, वैमनस्य, संवाद। ये तीनों तो सही होंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये संवाद भी सही है, परंतु जो निर्विवाद है ये विवाद शब्द का विलोम होगा। विकल्प डी होगा इसका उत्तर सही। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, मतलब इसके अनेक अर्थ नहीं निकलते हैं। पत्र, मान, अंक, इनके कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है, आयु इसका नहीं निकलता है, तो डी यहाँ पर उत्तर होगा। फिर देखिए प्रश्न संख्या अगला है, कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? अर्थात एक जो यहाँ पर विकल्प है इसके शब्द युग्म एक दूसरे से संगत होंगे, परंतु ज्यादातर हैं, परंतु एक नहीं है, तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा सी वाला। जैसे टुक, टुक, टुकड़ा, फटा हुआ, ये इसका संगत नहीं होगा। बाकी देखिए, अंश, अंश का क्या है? अंश और अंश, अंश का क्या होता है? हिस्सा, और अंश का क्या होता है? कंधा। ये इस तरह से रिलेट है। अथक, अथक का क्या होगा? बिना थका हुआ। अकथ क्या होगा? जो कहा ना जा सके। टुक का क्या होता है? टुकड़ा, और टुक का फटा हुआ, ये नहीं है। दंश का है डंक, दंश, सर्पदंश कहते हैं ना। दश, दश का दस, इस तरह से रिलेट है ये। अगला देखिए, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या होगी? दौड़। तो जो विकल्प सी है ये सही होगा, दौड़ होगी ये भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न क्या है यहाँ? संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य है। संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा होगा यहाँ? तो वो होगा, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। संबंधवाचक, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, जो पड़ा रो रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। तो यहाँ पर जो विशेषण शब्द होगा दिए गए विकल्पों में से,
तो वो होगा गंभीर, ये विशेषण है। अगला है वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्ययी है, अव्ययी पद है। वह इधर उधर घूमती रहती है, वाक्य में अव्ययी पद कौन सा होगा? तो वो होगा इधर उधर, ये अव्ययी पद है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ, चुप जुबान मत चलाओ, वाक्य में चुप है, चुप है। चुप क्या होगा? एक तरह से तिरस्कार बोधक शब्द होगा ये। थोड़े से यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा अ, स्वीकृति बोधक या स्वीकार बोधक में क्या क्या आते हैं? हाँ, जी, जी हाँ। नकार बोधक में क्या आता है? जी नहीं, नहीं। निषेध बोधक में आता है मत। प्रश्न बोधक में आता है क्या। आश्चर्य बोधक में क्या आएगा? इसमें क्या काश। जैसे आश्चर्य होता है ना, इस तरह से नीचे ये लगता है, इसे क्या ऐसा है, हाँ इस तरह से ना। तुलनात्मक बोध, सा सी से। और अवधारणात्मक बोध, ठीक, करीब, लगभग, तक, ये। आदर बोधक जी। बल प्रदान बोधक होता है तो, ही, भी, भर, सिर्फ, ये। अगर वाक्य में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होगा तो ये होते हैं आपके बल प्रदायक बोधक। अगला देखिए, तुम जाओ और खाना खाओ, वाक्य में क्या है? यहाँ पर आज्ञावाचक है, ये आज्ञा मिल रही है ना, तो तुम जाओ खाना खा लो। अगला है, विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? लिंग का बताना आवश्यक है, वचन का भी, विशेष्य का है, परंतु क्रिया का नहीं है। ठीक है, तो ये होगा क्रिया उत्तर यहाँ। फिर है, सजल नीरद सी कला कांति थी। कला कांति थी, पंक्ति के रेखांकित अंश में अलंकार है। सजल नीरदसी, ये जो रेखांकित पद है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ होगा सी सा से जो होता है ना, उपमा अलंकार। आपको मैंने अलंकार करवाए हैं, उसमें आपको बता दिया था ये। अगला है, साक्षात संकेतित अर्थ का बोध करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? साक्षात संकेतिक अर्थ, इसे कहते हैं अभिधा। यहाँ पर भी अब सब्जेक्ट वाले ही प्रश्न आएंगे। कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? मानक होती है जो मानकों पे आधारित होती है, ठीक है ना, एक तरह से ऑफिशियल भी कह सकते हैं। तो जो संबंध है, यहाँ पर बिंदियों को ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है, न न का प्रयोग खत्म कर दिया है। म का भी ये ठीक नहीं है। मानक हिंदी में जो प्रयोग होता है संबंध, ये सही है। ठीक है, इसे शुद्ध भी कहा जा सकता है, क्योंकि अब ऐसे ही बिंदियों वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला है, संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का। उपयुक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, यह वाक्य है। कैसा वाक्य है ये? कार्यालयीन भाषा का प्रयोग है ये। ठीक है, जो भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह होती है, तो वो होती है संपर्क भाषा। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 344 में। महाप्राण व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, दूसरा और चौथा।
महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। और अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा, पांचवा। ये भी आपने ध्यान रखना है। री स्वर की मात्रा का प्रयोग कौन से शब्द में है? री। आम्र में है, रात्रि में है, या क्रिया में है? तो यहाँ पर होगा मातृभूमि में। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास, ये उपन्यास विधा की रचना है, पहले तो ये ध्यान रखना आपने। तो ये किसका होगा? बालकृष्ण भट्ट का, इनका उपन्यास है ये। फिर अगला प्रश्न देखिए, परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक कौन है? तरख और त्यागपत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। कैसे उपन्यास है? मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। और किसके होंगे ये? जैनेन्द्र कुमार के। अपना अपना भाग्य इनका हिंदी जो अपना यूजीसी नेट है उसमें लगा हुआ है। प्रेमचंद्र युग को युग कहने का आधार है? प्रेमचंद युग को युग क्यों कहा गया? क्या आधार था इसे ये कहने के लिए? आधार इसलिए था कि ये जो देखिए मुंशी प्रेमचंद है, ये क्यों प्रसिद्ध हुए? इन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। उपन्यास और कहानी का इन्हें सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो उपन्यास प्रमुख थे, इसलिए प्रेमचंद युग को प्रेमचंद युग कहा गया, इनके उपन्यासों के कारण। क्योंकि इन्होंने इस तरह के उपन्यास लिखे जिससे ये हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। इनके प्रमुख उपन्यासों में कौन सा आता है? गोदान आता है। ठीक है, याद रखना है। 1936 इसका समय है। मित्रों मरजानी मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका हैं। कौन होंगी मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका? तो जो लेखिका होंगी कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा भी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास विधा की रचना है, ये ध्यान रखना आपने। एलटी टेट एलटी कमीशन के लिए भी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। टीजीटी हिंदी कहीं पर भी परीक्षा होगी, डेफिनेट पूछा जाएगा इस तरह का प्रश्न पत्र। कौन सी कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है? कौन सी कहानी ऐसी? परिंदे कहानी। परिंदे कहानी है, इससे माना जाता है नई कहानी की शुरुआत हुई थी। ऐसा मानने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? नामवर सिंह हैं, ये भी याद रखिए। परिंदे कहानी है किसकी? निर्मल वर्मा की। निर्मल वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? शिमला में। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। नाटक को पंचम वेद मानने वाले विद्वान या आचार्य कौन है? नाटक को माना गया है पांचवा वेद, ये भी ध्यान रखना है। आपके कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। और कौन कौन से हैं ये आप बताइएगा कमेंट करके। नाटक को माना पांचवा वेद किसने? आचार्य भरतमुनि ने। जो आचार्य भरतमुनि है, इनका काव्य शास्त्र में इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि अगर ये नहीं होता तो काव्य शास्त्र के बारे में कल्पना करना बहुत मुश्किल था। इन्होंने अलग अलग ही एक छटा बिखेर दी थी काव्य शास्त्र के क्षेत्र में। इनसे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये होगा कि जो भरत मुनि है, आचार्य भरत मुनि, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? इनके द्वारा रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे ये। और इन्होंने किस पुस्तक की रचना की थी? नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक की रचना की इन्होंने। नाट्य शास्त्र। इसके पश्चात याद रखिए, इनसे पूछा जाता है कि भरत मुनि ने कितने रस स्वीकार किए अपने नाट्य शास्त्र पुस्तक में? इन्होंने किए थे 8। और वो कौन सा रस था जिसे इन्होंने स्वीकार नहीं किया था? शांत रस। ठीक है, ये नहीं है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, परंतु जो सर्वमत है वो होगा 9। और क्या था? इनके द्वारा कितने अलंकार स्वीकार किए गए? 4 अलंकार स्वीकार किए हैं इन्होंने। गुण और दोष कितने कितने स्वीकार किए इन्होंने? 10-10 गुण और दोष स्वीकार किए हैं। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन होंगे? लहरों के राजहंस, पहले तो ध्यान रखिए, नाटक विधा की रचना है। कौन इसके नाटककार होंगे? मोहन राकेश। जो मोहन राकेश है, इनके द्वारा मुख्यतः प्रसिद्ध नाटक लिखे गए हैं।
इन्होंने कहानियां और उपन्यास भी लिखे हैं, परंतु प्रसिद्ध हुए हैं ये नाटकों के कारण। लहरों के राजहंस, आषाढ़ आषाढ़ का दिन, और एक और रचना इनकी, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये इनके प्रसिद्ध नाटक होंगे। ठीक है, ये रखिए आप याद, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये पूछे जा सकते हैं। मैंने जो अलग से आपको तथ्य बताए वो पूछे जाएंगे आपसे परीक्षा में। आषाढ़ का एक दिन, याद रखना है। फिर है धर्मवीर भारती कृत अंधा युग किस श्रेणी का नाटक है? जो अंधा युग है काफी महत्वपूर्ण है ये, ठीक। इसमें जो गीति नाट्य श्रेणी का नाटक होगा ये, गीति नाट्य है ये, धर्मवीर भारती कृत है। महाभारत युद्ध इसमें आधार बनाया गया है। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं। रेशमी टाई एकांकी विधा की रचना है, और इसके रचनाकार कौन होंगे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। लबड़ घों घों एकांकी संग्रह है किसकी? लबड़ घों घों एकांकी संग्रह है किसकी होगी? ये बद्रीनाथ भट्ट की। बद्रीनाथ भट्ट की, विकल्प ए सही होगा यहाँ। फिर है, नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना क्या कहलाती है? नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है चूलिका। चूलिका। नाटक के पिछले नाटक में पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? बताया है मैंने कई बार ये आपको, नेपथ्य, याद रखना। नाटक में पर्दे के पीछे के, हाँ ये तो हो गया। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है, जो विचारात्मक निबंधों की शैली होती है, धारा शैली में लिखे जाते हैं ये। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है कौन सा? इन्हें अध्यापक पूर्ण सिंह भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। निबंध के लिए मुख्यतः ये जाने जाते हैं। तो मजदूरी और प्रेम, ये होगा इनका निबंध। कछुआ धर्म किसका है? बता दूं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पूछा जाता है कई बार, इसलिए पूछा। शिव शंभू के चिट्ठे किसका है? ये भी बताइए आप। अगला देखिए, लॉर्ड कर्जन और उनकी नौकरशाही पर चुपते व्यंग्य निबंध लिखे। आगे आपका प्रश्न ये, लॉर्ड कर्जन और उनकी नौकरशाही पर चुपते निबंध लिखे थे बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। ठीक है, जो मैंने शिव शंभू के चिट्ठे बताए थे वो इन्हीं का ही है, याद रखना। अर्थार्जन की अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार कौन थे? अर्थार्जन, श्रम को महत्व किस निबंधकार ने दिया है? अध्यापक पूर्ण सिंह ने। ये एक ही बंदा है, ऊपर वाला बताया था ना मैंने, सरदार पूर्ण सिंह है और अध्यापक पूर्ण सिंह एक ही है, ये थे। ये जो देखिए, जो अध्यापक पूर्ण सिंह है या सरदार पूर्ण सिंह थे, ये ना जापान की संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित थे। इनका कहना था कि जापान के लोग इतने आगे बढ़ गए हैं, परंतु फिर भी ये श्रम पर अधिक बल देते हैं। ऐसा नहीं करते कि मशीनी चीजों पे विश्वास करेंगे। आपने देखा ही होगा ना, जापान में कितने ही तगड़ी तगड़ी चीजें हुई। अमेरिका ने वहां पर एटम बम फेंके थे, एक तरह से संपूर्ण नाश हो गया था, फिर भी इसने ग्रो किया। और यहाँ पर सुनामी पता नहीं 2-3 बार आ गई, फिर भी इसने ग्रो किया। क्यों? क्योंकि ये श्रम को अत्यधिक महत्व देते हैं। ये ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमारे ऊपर इस तरह की ये घटनाएं हो गई हम बैठेंगे, नहीं। ये हमेशा ये सोचते हैं कि जो भी स्थिति हो गई उसको गोली मारो, अब हम आगे बढ़ेंगे, अपनी मेहनत पे विश्वास करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये कहा था इन्होंने, कहा था नहीं था, मतलब इससे प्रभावित थे ये अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न क्या है? महादेवी वर्माकृत संस्मरण नहीं है। महादेवी वर्माकृत संस्मरण कौन सा नहीं है? याद रखना, जो विकल्प में है ये संस्मरण है सारे के सारे। जैसे हो गया आपका स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, अतीत नहीं होता है, अतीत होता है।
अतीत के चलचित्र, पथ के साथी। ये जो हैं ये तीनों होंगे महादेवी वर्मा के। और जो हमारे आराध्य है ये इनका नहीं होगा। महादेवी वर्मा के स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी। परंतु जो हमारे आराध्य है ये किसका होगा? बनारसी दास चतुर्वेदी का है ये। किसका है? बनारसी दास चतुर्वेदी। लिख लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास, आगे लिख लेते हैं हम च, बस डॉट डाल देते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला है, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन है? निराला के जीवन पर 3 खंडों में एक जीवनी लिखी थी, किसने? तो लिखी थी रामविलास शर्मा ने। ठीक है, रामविलास शर्मा ने। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पर। अगर ये पूछा जाए ना आपसे, किस नाम से लिखी थी निराला, निराला साहित्य, निराला की साहित्य साधना, किस नाम से? निराला की साहित्य साधना। आप लिख लेना, यहाँ पर मुझे टाइम लग जाएगा लिखने के लिए ना। फिर आप लिख लेना निराला की साहित्य साधना। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। ये हरिवंश राय बच्चन की होगी। और ये कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में। 4 भागों में। बता देता हूँ 4 भाग कौन कौन से हैं। एक तो हो गया आपका क्या भूलूं क्या याद करूं। पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा निर का निर्माण फिर। तीसरा हो गया 10 द्वार से सोपान तक। चौथा हो गया बसेरे से दूर। यात्रिक शीर्षक यात्रावृत्त की लेखिकाएं हैं। लेखिका कौन है? यात्रिक शीर्षक से यात्रावृत्त किसने लिखा है? शिवानी जी के द्वारा। अगला है, हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्ताज माना जाता है किसे? हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्ताज किसे माना जाता है? लक्ष्मीपुरा को। ये भी आप याद रखिए, क्योंकि पूछा जाएगा। मुझे पूर्ण आशा है कि जो आपकी परीक्षा होगी तो इससे पूछा जाएगा परीक्षा में। जो परीक्षा होगी ना, ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपके वहां पर। अगर ये भी पूछा जाएगा आपसे कि एक तो ये होगा कि हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्ताज माना जाता है लक्ष्मीपुरा को। किसका ये होगा? तो ये होगा शिवदान सिंह चौहान का। किसका? शिवदान सिंह चौहान का। शिवदान सिंह। चितवन की छां, चितवन नहीं, चितवन की छां के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र। ये होंगे चितवन की छां के रचनाकार। निबंध विधा की रचना है ये भी। निम्नलिखित में से जीवनी लेखक नहीं है। कौन जीवनी लेखक नहीं है? जो हरिशंकर परसाई है, इन्होंने अपनी जीवनी नहीं लिखी है। ये एक तरह से व्यंग्यकार निबंधकार थे। कहानी भी लिखी है इन्होंने। एक कहानी इनकी काफी प्रसिद्ध है, किस नाम से वो मुझे इसमें याद नहीं आ रही है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे। हाँ, बहुत प्रसिद्ध है इनकी वो कहानी, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पे। और बाकी इन्होंने काफी व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखी, निबंधकार माने जाते हैं ये। मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना रही है हरिशंकर परसाई की। बाकी विष्णु चंद्र शर्मा, शिव प्रसाद सिंह, गंगा प्रसाद पांडे, ये तीनों ही जीवनीकार थे। अगला है, जो प्रतिवादी चिंतकों में नहीं आते वे हैं कौन?
जो प्रतिवादी चिंतकों में नहीं आते वे हैं भोला शंकर व्यास। भोला शंकर व्यास ये नहीं है प्रतिवादी चिंतकों में। नामवर सिंह, त्रिलोचन, राम स्वरूप चतुर्वेदी ये आते हैं। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन है? सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन होंगे? पहले तो ध्यान रखिए, सभा की सभ्यता ये संस्मरण है। कौन होंगे इसके लेखक? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आ गया। थोड़े से फैक्ट आपको बता दूं, ये सरस्वती पत्रिका के काफी प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, प्रसिद्ध भी थे और इम्पोर्टेंट थे, जिसके कारण ही सरस्वती का ये हाल हुआ। हाल इन द सेंस पॉजिटिव वे में। जो पहले थी ना सरस्वती पत्रिका, एक तरह से नॉर्मल ही पत्रिका थी, परंतु जब महावीर प्रसाद द्विवेदी को इसका कार्यभार दिया गया, तो उन्होंने सरस्वती पत्रिका की काया पलट दी। क्योंकि सरस्वती पत्रिका को ये श्रेय दिया जाता है कि इसने खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में एक रीढ़ की या फिर नींव का काम किया, या फिर रीढ़ की हड्डी का काम किया। क्योंकि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इन्होंने कहा कि सरस्वती पत्रिका में कोई भी शख्स अगर कुछ भी अपने पत्र छापना चाहता है, अपने लेख देना चाहता है, तो उसे शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग करना पड़ेगा, अन्यथा मैं इसे इस पत्रिका में नहीं छाप सकता हूँ। ठीक है, तो ये इनकी बात होगी, जिस कारण हर एक व्यक्ति ने सरस्वती पत्रिका के महत्व को समझा और शुद्ध खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। ऐसा ही एक इंसिडेंट था कि वैसे मैं तो इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ, एक रचना थी आपकी, कौन सी रचना थी वो? जूही की कली। तो ये रचना थी निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना थी। इसमें इन्होंने कुछ अशुद्धियां पाई और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि मैं इसे नहीं छाप सकता, यहाँ पर मुझे अश्लीलता के तत्व मौजूद लग रहे हैं। इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे चीज से छापने से इनकार कर दिया था, और इससे काफी प्रभावित होकर एक तरह से डिमोटिवेट हो गए थे निराला, है ना। कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो मैं आपको पूरी कथा सुना दूंगा इसकी। बाकी यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आ गया है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार 1903 में संभाला था। कब संभाला था? 1903 में। और 1918 तक इसे निरंतर छापते रहे। ये एक तरह से रीढ़ की हड्डी थे महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के लिए। और सरस्वती पत्रिका जो थी ये कब आई थी? 1900 में ये प्रकाशित होनी शुरू हो गई थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कहानियों का जो कहानी था ना, इसका प्रवर्तन कब शुरू हुआ? 1900 में ही कहानी का प्रवर्तन शुरू हुआ था। ये भी पूछा जाता है किस पत्रिका ने कहानी के विकास में महत्वपूर्ण रोल अदा किया? तो सरस्वती पत्रिका ही थी। ठीक है, ये तथ्य रखना आपने याद। अगला प्रश्न है, अरे यायावर याद रहेगा, इसके रचनाकार कौन है? एक तो याद रखना, ये यात्रावृत्त है। क्या है? यात्रावृत्त। किसकी रचना हो जाएगी? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे का यात्रा वृत्तांत होगा ये। अगला है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा कौन? जो आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा। सामाजिक चेतना उस समय के साहित्य में थी, आश्रयदाता की प्रशंसा थी, परंतु जो धार्मिक चेतना थी ये भी थी। क्या नहीं थी? राष्ट्रीय चेतना। आपको लगेगा यार ऐसे कैसे नहीं थी राष्ट्रीय चेतना? नहीं थी यार दोस्तों। क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी, देखिए, जैसे ये संपूर्ण हो गया उस समय भारत, मतलब ये नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हो गया हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर हो गया आपका पंजाब, और यहाँ पर हो गया आपका हरियाणा, और यहाँ पर हो गया अलग अलग स्टेट। ठीक है ना। उसमें जो आदिकाल में था ना, ऐसी व्यवस्था थी। ये जो छोटे 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 वैसे तो ये प्रांत थे, ये अपने आप को एक देश घोषित करते थे। इनका मत था कि ये सारा है ना, ये हमारा देश नहीं है, हमारा देश है सिर्फ यही। तो इस तरह से राष्ट्रीय चेतना इनमें नहीं थी। कहाँ तो ऐसा होना चाहिए था जैसे कि भाई पूरे राष्ट्र के विकास के लिए उसमें रचनाएं लिखी जानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं था। छोटे छोटे प्रांतों को ही अपना देश मानते थे और इसके लिए ही कार्य करते थे। और कार्य भी कैसे करते थे? चाटुकारिता करके। सारे ऐसे नहीं थे, काफी सारे ऐसे थे कि वो आश्रयदाता की प्रशंसा में ही अपना उसमें व्यतीत कर देते थे। देश के उत्थान के लिए इतना नहीं लिखा जितना उन्होंने सामाजिक चेतना के लिए थोड़ा पूरा लिखा, आश्रयदाता के लिए भी लिखा, परंतु राष्ट्रीय चेतना के लिए उन्होंने नहीं के बराबर लिखा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने, काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? ये प्रश्न आपसे पूछता हूँ, आपने देना है कमेंट में ये उत्तर। आदिकाल के काव्य की प्रधान भाषा थी, आदिकाल काव्य की प्रधान भाषा थी कौन सी? डिंगल और पिंगल मिश्रित, या मिश्रित भी कह सकते हैं। सिद्धों की भाषा क्या थी ये बताइए आप, ये प्रश्न भी आपके लिए है। एक और प्रश्न है, और नाथों की भाषा कौन सी थी ये भी बताइए। और जो अमीर खुसरो थे इनकी भाषा मुख्यतः क्या थी?
हिंदी तोती हिंद किसे कहा जाता है, और जो अपने बौद्धों की भाषा क्या थी ये भी आपने बताना है। आदिकाल की काव्यों की प्रधान भाषा डिंगल और पिंगल। जो जैसे जितने भी रासो साहित्य थे वो लिखे गए डिंगल और पिंगल पिंगल में। अगला प्रश्न है, पुस्तक जलन हाथ दे चली गज्जन नृप काज। यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? पुस्तक जलन हाथ दे चली गज्जन नृप काज। पुस्तक जलहन के हाथ में देकर गज्जन के क्या है, पुस्तक जलन हाथ दे चली गज्जन नृप काज। पुस्तक जलहन जलहन के हाथ में देकर गज्जन जा रहे हैं नृप के काज से। ये है इसका अर्थ। ये जो पंक्ति है ये संबंधित है चंद बरदाई से। क्या घटना थी? घटना इस प्रकार से थी। पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है तराइन के द्वितीय युद्ध में जो गजनी है, गजनी नहीं, मोहम्मद गौरी अपने साथ गजनी ले गया था, ठीक है, बंदी बनाकर। और जब चंद बरदाई को ये पता चल गया कि यार ऐसी ऐसी घटना हो गई, तो चंद बरदाई काफी एक तरह से परेशान हो गया। ऐसा माना जाता है चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक ही दिन में पैदा हुए थे और एक ही साथ अधिकतर समय रहते थे। ये किसी कारणवश से जो उस समय ये एक दूसरे से अलग हो गए थे, और चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी गजनी ले गया था। जब इसे पता चला तो इन्होंने चंद बरदाई ने एक पुस्तक लिखी, आपको सभी को याद होगा, वो पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज रासो ये पुस्तक लिख रहे थे। जब इन्हें पता चला कि अब तो मेरे से ये पुस्तक नहीं लिखी जाएगी, तो वो इस पुस्तक को अपने पुत्र, इनके पुत्र का याद नाम रखना याद, जलहन के हाथ में दिया था। और पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? पूरा किया था जलहन ने ही। अधूरी पुस्तक छोड़ दी थी ये चंद बरदाई ने, पूरा इसे किया जलहन ने। जलहन चंद बरदाई के पुत्र हैं। जब ये चंद बरदाई गजनी चले गए तो वहां पर इन्होंने देखा कि पृथ्वीराज को इन्होंने एक तरह से बड़ी ही मार्मिक स्थिति में रखा है। और एक तरह से ऐसी घटना है कि चंद बरदाई जब पृथ्वीराज चौहान से मिलते हैं और सारी वृत्तांत बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, तुम्हें इसका वध करना है, तो इन्होंने चंद बरदाई ने प्रोत्साहित करके पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी गौरी का वध भी करवा दिया था। आपको ये घटना पता होगी शायद, नहीं है तो देख लेना, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। फिर हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? कौन सा युग है? भक्ति काल। भक्ति काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। सबसे पहले किसने कहा था? बताइए आप। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया था। लाज ना आवत आपको दौरे आए हूं साथ, पंक्ति के लेखक कौन है? तुलसीदास जी ने ये तुलसीदास जी को ये पंक्ति कही थी। किसने कही थी? इनकी पत्नी ने, रत्नावली ने। घटना कुछ इस प्रकार से हो जाती है। जो तुलसीदास थे ये पहले अपनी पत्नी के लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड थे, ठीक है। एक बार की घटना है कि किसी कारण से ये इनकी पत्नी रत्नावली अपने पिताजी के घर चली जाती है, ठीक है। पीछे से इन्हें तुलसीदास जी को उनको उनकी याद आने लग जाती है। होता है ये ना, जब नया नया प्रेम होता है तो एक दूसरे से जब हम दूर हो जाते हैं तो अपनी जो प्रेमिका की याद काफी आती है, प्रेमिका की भी और प्रेमी की भी, यही सीन है। तो तुलसीदास का भी ऐसा सिस्टम था, और ये विचलित हो गए और रात को ही चले गए, मतलब अपनी पत्नी से मिलने। और उस समय ऐसी घटना थी कि बाहर बाढ़ चली थी, आंधी आ रही थी, तूफान आ रहे थे, और तुलसीदास पता नहीं कैसे कैसे करके अपनी पत्नी के घर पहुंच गए। और वहां पर जब पहुंचे तो रत्नावली ने देखकर परेशान हो गई, यार भाई बंदा कैसा है तू, वही इतनी विकट परिस्थिति में मुझसे मिलने आ रहा है, ऐसी 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 चीजें नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। अगर तुम्हें ऐसा ही प्रेम है तो आप भगवान से करिए। बस जब इन्होंने ऐसा कहा कि अगर तुम ऐसे मेरे पीछे आए, अगर तुम्हारी ऐसी भक्ति या ऐसी श्रद्धा होती, अगर तुम प्रभु से रखते ना ऐसी, तो भाई तुम क्या नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो प्रभु से तुम्हें ऐसी भक्ति रखनी चाहिए थी। बस यही शब्द थे, तो इन शब्दों ने तुलसीदास को विरक्त कर दिया था मानुषिक प्रेम से था। जो इस तरह से मानवीय प्रेम है, इससे विरक्त किया था रत्नावली ने। एक तरह से तुलसीदास कहते हैं कि रत्नावली मेरी गुरु भी थी। अगला है ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित है। कौन है ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित? कबीरदास। आपको पता ही होगा ना कि जो भक्ति काल है ये दो भागों में विभक्त था। कौन कौन से? सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। और जो सगुण भक्ति ये भी दो भागों में विभक्त थी। एक थी आपकी राम काव्य, दूसरा था आपका कृष्ण काव्य। इसी प्रकार से जो निर्गुण काव्य था ये भी दो भागों में विभक्त था। एक ज्ञानाश्रय और दूसरा था प्रेमाश्रय। जो ज्ञानाश्रय था ये था संबंधित आपका कबीरदास से। और ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय से संबंधित कौन था? प्रवर्तक जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है।
और जो सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति के प्रवर्तक कौन थे प्रमुखतः? तुलसीदास। और जो कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक कौन थे? सूरदास। और स्वतंत्र भक्ति में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया? मीराबाई ने। ये होगा। कबीरदास की भाषा को कहा जाता है, क्या थी इनकी भाषा? कबीरदास की भाषा सधुकड़ी। रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा। रीति मुक्त धारा में प्रमुख क्या रहा? श्रृंगार चित्रण। श्रृंगार चित्रण रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा। रीतिकाल के कितने भाग थे ये भी बताइएगा। जितने भी प्रश्न पूछता हूँ ना इनके, चाहे अपने नोट से उत्तर देख लेना, चाहे आप अपनी बुक से देख लेना, सभी देख लेना परंतु जरूर, और कमेंट भी कर लेना। ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी वीडियो, 1 घंटा होने वाला है। कर ही लेते हैं इसे समाप्त, क्यों? कर लेते हैं, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो, इसको संपूर्ण खत्म कर लेंगे हम। अगला है, जगत विनोद किस कवि की रचना है? जगत विनोद पद्माकर की रचना है ये। रीतिकाल के कवि थे ये। इंद्र जिमि जम्ब पर बड़ाव सुअम्ब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज, पंक्ति है किसकी? ये है आपकी रीतिकाल के रचनाकार थे भूषण। जो भूषण है ना, रीतिकाल के अंतर्गत वीर काव्य की रचना करते थे। ये भी आपने याद रखना, वीर काव्य की रचना करने वाले कौन थे? तो भूषण थे। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? आधुनिक काल को गद्य कहा था, गद्य काल रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। फिर आधुनिक काल को, रिपीटेड प्रश्न है भाई। जयद्रथ वध किसकी रचना है? प्रबंध काव्य है जयद्रथ वध, ये मैथिली शनगुप्त की रचना है। अगला है, ये भी रिपीटेड है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्तियां किसकी हैं ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किस रचना से ये लिए गए हैं? प्रिय प्रभास से। प्रिय प्रभास से रचना है जो महाकाव्य, वहां से लिया गया है। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की? मैंने आपको बताया ना भी, जो द्विवेदी युग था, एक तरह से ये जाना जाता था महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण। तो घटना कुछ ऐसी हो जाती है कि द्विवेदी जी के इस तरह से, एक तरह से रूखा व्यवहार देखकर द्विवेदी युग दो भागों में बंट गया था। वैसे तो जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है स्वतंत्र लेख लिखे थे, परंतु फिर भी ये एक तरह से बंट गए थे दो भागों में। किस प्रकार से? द्विवेदी जी ने कहा था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जो भी मेरे मंडल में आना चाहता है, जो भी सरस्वती पत्रिका में लिखना चाहता है, उसे लिखना है खड़ी बोली में। परंतु जो जगन्नाथ दास रत्नाकर थे, और भी जैसे विद्वान थे, जैसे अपने श्रीधर पाठक थे, दो चार और थे, इन्होंने कहा भाई हम नहीं लिखेंगे खड़ी बोली में, अगर हमने लिखना है तो हम लिखेंगे ब्रज भाषा में। क्यों? क्योंकि हमें अपनी परंपराएं बहुत ज्यादा प्यारी हैं। जो भी हो, हम नहीं जानते, खड़ी बोली भी जरूरी है। हमारी भाषा अपनी है, ब्रज भाषा। तो इस कारण जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है, इन्होंने ब्रज भाषा में ही लिखना जारी किया। इसी प्रकार से एक और थे, मुझे इसमें कवित रत्नाकर, नहीं क्या नाम था उनका, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने भी तीन, ये काफी प्रसिद्ध थे, इन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखना जारी रखा था। और इन्होंने तो एक कमेंट भी किया था, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा भी था कि जो खड़ी बोली में लिखते हैं वो कोई कवि है नहीं, खड़ी बोली में लिखने वालों को ये कवि नहीं मानते थे, ऐसा इन्होंने कहा था। होता ही अलग अलग विद्वानों के मत होते थे। खैर, छायावाद को मधु चर्चा किसने कहा? छायावाद को मधु चर्चा कहा रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कवि छायावाद के चार आधार स्तंभों में नहीं है? प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, पंत सूर्यकांत त्रिपाठी पंत, सुमित्रानंदन पंत, महावीर प्रसाद, ये तो हो गए, प्रसाद हो गए, पंत हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चौथे हो गए। और जो मैथिली शनगुप्त है, ये छायावाद में नहीं आते, ये आते हैं द्विवेदी युग में। और इनके गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में प्रतिवाद का आरंभ हुआ। हिंदी में प्रतिवाद का आरंभ हुआ कब से? 1936 से। प्रतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली कहाँ से? प्रतिवाद को वर्ण संघर्ष की प्रेरणा कहाँ से मिली? कार्ल मार्क्स से।
फिर है प्रयोगवाद इष्ट नहीं वरन वह साधन है। किसने कहा? अज्ञेय के द्वारा कहा गया ये। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय को माना जाता है। तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा? अज्ञेय के द्वारा ही कहा गया। तार सप्तक था जो कब आया था? तार सप्तक 1943 में आया था तार सप्तक। दूसरा तार सप्तक कब आया था? 1951 में। तीसरा कब आया था ये आप बताइए। चौथा कब आया था ये आप बताइए। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दर्शन से मुक्ति, ये है। जो आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ ना, अगर इच्छा है तो आप दे दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु कोशिश करिए देने की। अगर जो प्रश्न अलग से पूछता हूँ इन्हें अपनी कॉपी पे भी नोट करना, क्योंकि ये अलग से हैं, मुझे एकदम से विचार आ जाता है तब आपसे पूछ लेता हूँ मैं। कंपल्सरी नहीं है ये, जो देना चाहता है तो दे, नहीं देना चाहता है तो नहीं दे, परंतु मेरी आईडी से देना चाहिए, आपका रिवीजन होता है इनसे। दुख सबको मांझता है प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? अज्ञे की। कलगी बाजरे से इन्होंने ये पंक्ति ली है। महाभारत के पात्रों पर आधारित रचना कौन सी है? मैंने बताया था ना, महाभारत पर आधारित कौन सी है? अंधा युग। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। सुरेंद्र वर्मा की रचना हो जाएगी। साय में धूप किसकी कृति है? कृति नहीं, गजल संग्रह। विधाओं पे जोर देता हूँ, इस तरह देखिए विधाओं पे प्रश्न आ रहे हैं। तो ये साय में धूप, ये रचना किसकी है? गजलकार थे ये आपके। साय में धूप गजलकार है इनकी। साय में धूप पर, हाँ, या कुछ और थी एक रचना, उस पे फिल्म भी बनी थी। तो किसी रेल सी चलती है और मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। क्या मूवी थी वो, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मसान। मसान मूवी देख लेना आप। मसान मूवी है और उसमें ये गीत था। और जो गजल का साय में धूप किसकी रचना होगी ये? दुष्यंत कुमार की। दुष्यंत कुमार गजल सम्राट कहा जाता है इन्हें, ध्यान रखना आपने। एक और पंक्ति मुझे इसमें याद आ रही है। कहाँ तो तय था दीपक हर घर को, परंतु अब मुयस्सर नहीं है दीपक चारागाह को। मतलब कहाँ तो ये तय था कि दीपक हर एक घर को दिया जाएगा प्रकाश के लिए, परंतु अब एक बड़ा चौराहा होता है, बड़ा क्षेत्र होता है, वहां पर भी एक दीपक मुयस्सर नहीं है। मतलब एक भी दीपक यहाँ पर नहीं रखा गया है। ऐसे ही इन्होंने कहा था किसी के लिए, जो नेताओं की जो ठगने की परंपरा होती है उसके लिए इन्होंने कहा था। ठीक है, ये पूछा गया है टेट की परीक्षा में पहली बार। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? सुदामा पांडे धूमिल की रचना है ये, काव्य संग्रह है इनका ये। हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? नागार्जुन। रतिनाथ की चाची इनका उपन्यास है प्रसिद्ध। गा कोकिला बरसा पावक कण पंक्ति किस रचनाकार की है? सुमित्रानंदन पंत। अगला है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? एक भारतीय आत्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा इनकी प्रसिद्ध कविता मानी जाती है, जिसने इन्हें अमर बना दिया था। बन, अमर बना दिया है, था नहीं, अमर बना दिया है। हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है प्राकृत। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे कहलवाते हैं, क्या कहलवाते हैं? तत्सम शब्द। जो शब्द संस्कृत से, ये हो गया। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ किससे? संस्कृत से। अब यहाँ पर गद्यांश आ गया है ये।
पढ़ लेते हैं इसे गद्यांश को। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? यह गंभीर विषय का चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। भले ही अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। बहुत ही अच्छा ये पैराग्राफ है भाई साहब। आप भी बताइए कितने सहमत आप इस पैराग्राफ से हो। ये जो वर्तमान समय में हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है, हमारी संस्कृति का पतन हो रहा है, उसके लिए ये पैराग्राफ लिखा गया था। वास्तव में ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। मैं किसी और की बात नहीं करूं, स्वयं की बात भी करूं ना, तो हम भटक रहे हैं। जैसे देखिए, हम जो जंक फूड का इतने अब प्रयोग करते हैं। पहले देखिए हम लोग दूध का अधिक सेवन करते थे, अब नहीं, अब हमें क्या करना है, कोक पीना है हमें। अब क्या करना है, लिम्का पीना है। अब क्या पीना है, फैंटा पीना है। इस तरह की जो उटपटांग चीजें हम खाते हैं ना, इससे सिर्फ हमारी संस्कृति ही खत्म नहीं हो रही है, साथ में हमारा शरीर भी खत्म होता जा रहा है। हमारा जो देखो, पहाड़ियों का तो नाटी ही खतरनाक चीज है, परंतु अब हम नाटी को छोड़कर क्लबों की ओर उन्मुख होते जा रहे हैं। ठीक है, हमें नाटी नहीं करनी, हमें डीजे में डांस करना है। ठीक है, खैर एक सीमा तक ये चीजें बुरी नहीं है। अत्यधिक कुछ भी हो रहा है तो वो होता है हरास का कारण, पतन का कारण होता है वो। तो इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने भी। एक छोटा सा स्टेप अगर आप भी उठाते हैं तो इससे देश का और संस्कृति का एक तरह से प्रसार होता है, देश की उन्नति होती है। अपनी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आदमी सब कुछ भूल जाए, अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र को ना भूले, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? में किस संस्कृति की बात है? उपभोक्ता संस्कृति की। शीतल पेय आदि को बताया है। अखाद्य क्या कहा था? कूड़ा करकट कहा था। पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें, यह आशय है। अपनी संस्कृति को ना छोड़ें, इसलिए ये कहा गया। उपभोक्ता संस्कृति क्या नहीं कर रही? नैतिकता को बढ़ा रही है, ये नहीं कर रही। ठीक है ना, इस पैराग्राफ में ये मर्यादा को तोड़ रही है, बिल्कुल सही। परमार्थ को स्वार्थ पर हावी कर रही हैं, व्यक्ति केंद्रिकता को बढ़ा रही है। क्या है व्यक्ति केंद्रिकता? मैं ही हूँ सब कुछ, ना मेरा समाज कुछ है, ना मेरा परिवार कुछ है, ना मेरा गांव कुछ है, जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। ये है व्यक्ति केंद्रिकता। अपने आप को सर्वस्व मानना और लोगों से संपर्क तोड़ देना। आपने देखा ही होगा आजकल क्या सिस्टम है, फेसबुक और इंस्टा में क्या है, फेसबुक और इंस्टाग्राम में देखा है आपने क्या, लोगों के होते हैं 1-1 लाख फ्रेंड्स, 5-5 हजार फ्रेंड होते हैं। उदाहरण के लिए एक ऐसी घटना मैं आपको बताता हूँ। एक मेरा मित्र था, ठीक है, तो उसका ही पड़ोसी था, वो उसका फेसबुक फ्रेंड था, परंतु कभी मुंह के सामने मिलता तो बात नहीं करता था वो। तो उसने कहा भाई देख क्या सिस्टम है, फ्रेंड मेरा है और कैसा फ्रेंड है, फेसबुक फ्रेंड है, परंतु जब इससे मिलता हूँ तो ये मेरे से चिढ़ जाता है, बात नहीं करता है फ्रेंड फेसबुक का, और बट से और फेसबुक में चैट करना चाहता है। ऐसी कुछ चीजें होती हैं, नहीं होती ना। जब आपके साक्षात सामने कोई बंदा बात नहीं कर रहा है, फेसबुक में बात करना चाह रहा है, इससे क्या क्या साबित होता है? मेरे ख्याल से तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो हम साक्षात मिलते हैं उस समय जो बातों का आनंद मिलता है, तो फेसबुक में कौन से बातों का अलग से आनंद मिलेगा? तो ये चीजें हैं। जीवन में शांति पैदा होने का कारण क्या है? जीवन स्तर का अंतर।
ये तो पढ़ लिया ना हमने। ये रिपीटेड है ऊपर वाला। और ये आ गया इंग्लिश वाला सेक्शन, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला आ गया है ये ना। तो इसे तो हम चाहे छोड़ देते हैं, छोड़ दें या कर लें। चलो कर ही लेते हैं यार, इतना भी आ गया तो आ ही गया। शिक्षण सीखने की प्रक्रिया कौन, क्या और कैसे का एकीकरण है। निम्नलिखित में से कौन इस प्रक्रिया में कौन का गठन करता है। निम्नलिखित में से कौन इस प्रक्रिया में कौन का गठन करता है। तो ये होगा विकास का संज्ञानात्मक स्तर। अगला है निरंतर शिक्षा प्रक्रिया छात्रों और शिक्षक की भागीदारी किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली की विशेषता है। तो ये होगी औपचारिक शिक्षा। फिर है, अगर जिसने इंग्लिश पढ़ना है ना तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके वो पढ़ सकता है, मैं तो हिंदी में ही पढ़ूंगा। सीखने की प्रक्रिया में दो चरण सम्मिलित होते हैं, एक प्रारंभिक चरण और दूसरा है निम्नलिखित में से क्या। एक तो हो गया यहाँ पर प्रारंभिक, दूसरा हो गया सीखने की वास्तविक चरण। तो बुद्धिमत्ता को डैश के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये होगा ज्ञान और अनुभव। रेवंत परिवार का मुखिया है और संपत्ति का नेतृत्व और नियंत्रण रखता है, क्योंकि वह निम्नलिखित में से किस सामाजिक प्रणाली का पालन करता है। पितृसत्ता का। पीसीके में अध्यापन सामग्री और ज्ञान का अर्थ है। तो ये होगा छात्रों को जानना। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको इंग्लिश का ये देखना चाहिए, इंग्लिश वाला। पीसी की पेडागोजी कंटेंट एंड नॉलेज, नॉलेज रेफर्ड टू नोइंग द स्टूडेंट्स। अगला है सही उत्तर का चयन करें। ऊपर छूट तो नहीं गया? नहीं। पाठन से पूर्व इनमें से किस विषय में क्रियाशीलता आवश्यक है, क्योंकि यह भविष्यवाणियों और शब्दावली के साथ छात्र का स्थान ले लेती है। तो ये होगा विज्ञान। वाक्य पूर्ण करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। डैश वह जो ध्वनि सदृश अनुभूति देती है। तो ये होगा संगीत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शून्य पाठ्यक्रम का वर्णन करता है। तो ये होगा वे उपविषय जो पाठ्यक्रम से हटा दिए गए, ये शून्य पाठ्यक्रम का वर्णन करता है। अगला नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चुनाव करना है। एक समावेशी कक्षा के आदर्श व्यवस्थापन सेटअप में विशिष्ट शिक्षा आवश्यकताओं वाले छात्र है। तो ये होगा कला के शेष विद्यार्थियों के साथ कक्षा में तितर बितर हो रहे हैं।